हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसका यूनिट नंबर 2। तो अभी हम यूनिट नंबर 1 की बात कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 में हम यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, तो हम ये तीनों चीजें यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर बात करेंगे उस युग का अध्ययन करेंगे जो मनुष्य के अतीत के आरंभ तक फैला हुआ है। अतीत यानी कि पास्ट, यानी कि जो पहले गुजर चुका है उसके आरंभ से फैला हुआ है। इस दौरान आप पाएंगे कि मानव का जैव सांस्कृतिक विकास हुआ है और मनुष्य भौतिक वातावरण में सफलतापूर्वक अनुकूल होने में सक्षम था और साथ ही वह विश्व के अन्य भूभाग की तरफ बढ़ रहा था। अतीत में इस युग को सिर्फ पाषाण काल के नाम से जाना जाता रहा, लेकिन इस काल के मानव ने अपने हथियार मुख्यतः पत्थरों से ही विकसित किए थे और इसीलिए वर्तमान में हम इस युग का अध्ययन 3 अध्याय यानी कि 3 भागों के अंदर करेंगे। पहला पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो आखिरकार ये जो पाषाण वर्ड है वो किसके लिए है? पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये है क्या? तो ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और आपको अच्छी तरीके से यूनिट नंबर 2 पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि पत्थर से बने औजारों के आकार प्रकार और समुदाय के लोगों द्वारा नियोजित जीविका शैली, आखेटक, संग्राहक, अन्य उत्पादक, ये सब चीजें इसमें हम जान पाएंगे और जलवायु की परिस्थितियां और विद्यमान वनस्पति व जीव प्रजाति के बारे में भी हम इसमें जानकारी ग्रहण करेंगे। तो पुरापाषाण और नवपाषाण काल जो है सामाजिक विकास की, आखेटक, संग्राहक और उसके पश्चात पशुपालन तथा कृषि के आरंभ की अवस्था को दर्शाते हैं। यानी कि अगर हम पुरापाषाण और नवपाषाण की बात करें तो ये जो दो हैं, ये जो दोनों भाग हैं, ये दोनों भाग जो है जो कृषि के आरंभ की जो अवस्था है उनको दिखाते हैं। और प्रागैतिहासिक काल को इतिहास के पूर्ण युग का पूर्व का युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय लेखन पद्धति विकसित नहीं हुई थी। उस समय जो लेखन पद्धति डेवलप नहीं थी और इस युग के दर्जे ने इतिहास का साक्ष्य हेतु हमें पुरातत्व और नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति के विकास का जो विज्ञान है, इससे यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे दक्षिण एशिया में मानव उद्भव। सबसे पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो आर्द्र जलवायु के फलस्वरूप जो है जैविक सामग्री का त्वरित और आसान अपघटन जो है वो काफी लंबे समय तक जीवाश्म मानचित्र पर भारत की अनुपस्थिति का कारण बना रहा। और उसके बाद धीरे धीरे अगर हम आगे देखें तो मानव प्रजाति की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले कहाँ? अफ्रीका में हुई। जबकि भारत में प्रारंभिक जो होमिनिड पूर्वजों का जो सबूत है वो भ्रमकी रहा है, यानी कि इल्यूजन रहा है हमेशा से होमिनिड जो है। और 1930 के दशक में पंजाब में शिवालिक की तलहटी में एक प्रारंभिक मानव प्रजाति रमापिथेकस, इसकी जो है खोज की गई थी। तो सबसे पहले होमिनिड की बात यहाँ पर की है, होमिनिड और होमिनाइडो। तो ये यहाँ पर सबसे पहले हैं जिसमें बताया गया कि मानव प्रजाति की जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहला जो मैंने आपको बोला कि इसको 3 भागों में हम पढ़ने वाले हैं, पुरापाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका पुरापाषाण काल। तो इसमें हम जो सबसे पहले देखते हैं जो पुरापाषाण है, तो पुरा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुराना, और जो आगे वर्ड लिखा हुआ है पाषाण, इसका अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। तो यानी कि पुराना पत्थर। इसका काल लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह मानव इतिहास की सबसे लंबी काल अवधि मानी गई है। मनुष्य आरंभिक खाद्य सामग्री के संग्रह और प्रसंस्करण यानी कि जो प्रोसेसिंग है इसके अंदर ही जो है पत्थरों का ही तरह तरह से इस्तेमाल करते रहे। तो पुरापाषाण के अंदर क्या बताया गया कि पुरापाषाण का अर्थ क्या हुआ? जो पूरा वर्ड है इसका अर्थ होता है पुराने से और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर से। तो क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ है कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक भी अगर हम बात करें तो मनुष्य ने पत्थर से ही औजार बनाए। अब मनुष्य आरंभिक खाद्य सामग्री के संग्रह के लिए, ठीक है, जो भी प्रोसेस करता था उसमें पत्थरों का ही तरह तरह से इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया और उसमें नवाचार यानी कि इनोवेशन आया और उसके बाद में पुरापाषाण कालीन संस्कृति का ताल्लुक प्रतिन्यूतन और भूगर्भीय युग से भी होने लगा। इसे प्रमुख शिल्प तथ्य यानी कि जो आर्टिफैक्ट के नाम से जाना जाता है और आकृति और निर्माण विधि के आधार पर मुख्य 3 भागों में बांट दिया गया। अब वो जो 3 भागों के अंदर बांट दिया गया उसमें सबसे पहला आपका आता है पुरापाषाण काल। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य का मतलब दृष्टिकोण, नजरिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका दृष्टिकोण, नजरिया, परिप्रेक्ष्य, उपागम के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। तो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक जो मुख्य अभिलक्षण प्रस्तर और मुख्य पत्थर से बने औजारों की अगर हम बात करें, जैसे कि हाथ की जो कुल्हाड़ी थी, ठीक है, विदारणी
और खंडक औजार, जो चॉपिंग यानी कि जो काटने वाले जितने भी वो औजार थे, ये सारे के सारे इससे संबंधित है, यानी कि पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल के अंदर। फिर मध्य पूरा पाषाण काल, इसका लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं। तो मुख्य अभिलक्षण प्रस्तर या फिर मुख्य पत्थर से बने अपेक्षाकृत छोटे हल्के औजार बनाए जाते थे, जिन्हें उन्नत तकनीक, ठीक है, लेवल आई तकनीक, यानी कि ये टेक्निक होती थी लेवल आई टेक्निक, इसके द्वारा बड़ी सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता था। तो उसके बाद में जो हमारा तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट दिखाया गया है, तो वो है उत्तर पुराकाल। अब जो उत्तर पुरापाषाण काल है, ये 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें बताया गया कि अपेक्षाकृत हल्के और शिल्प तथ्य और समांतर पार्श्व वाले फलक, यानी कि जो ब्लेड होते थे ना, वो बनते थे इसमें, ठीक है। तो ये तीनों में बांट दिए गए। उसके बाद अगर हम फिर आपका पूर्व पुरापाषाण काल जो है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पूर्व पुरापाषाण काल में हस्त कठोरों, यानी कि जो वो होती है आपकी, तो यहाँ पर जो है पूर्व पुरापाषाण काल के अंदर बताया गया है, इसमें जो मैंने आपको बताया ना, हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है उसकी बात की गई है, और विदारणियों, खंडक और उपकरणों द्वारा संबंधित शिल्प रूपों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि पूर्व पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो हाथ की जो होती थी ना कुल्हाड़ी, ठीक है, उसको और बाकी छोटे छोटे जो उपकरण थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। महाराष्ट्र में बोरी सबसे आरंभिक पूर्व पुरापाषाण काल का स्थल माना जाता है। तो महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, उसको जो है सबसे पहला वहाँ पे वो जो है स्थल माना जाता है। पूर्व पुरापाषाण काल के प्रस्तर उपकरण सोहन घाटी, यानी कि जो पाकिस्तान में स्थित है, और कश्मीर और थार रेगिस्तान के कई स्थलों में भी पाए गए हैं। इन्हें सोहान उद्योग, यानी कि सोहान इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो भी भारत के जो अधिकांश क्षेत्र हैं जितने भी, ठीक है, जो शिल्प तथ्य, यानी कि जो आर्ट फैक्ट के नाम से बोला गया, एशुली जो था, और शम्रदासी, जो ये इन लोगों को, इन सबको जो है वो इस नाम से भी जाना गया है। जिसमें बटी काष्ठ तथा मुख्य प्रस्तर उपकरण जो थे, कोर जो टूल्स होते थे, उनकी प्रधानता भी दी गई थी। और ये मुख्य रूप से गंडासे और खंडक औजारों, यानी कि जो कि चॉपर, यानी कि जो भी काट दिया करते थे, उनका उपयोग का युग था उस समय ज्यादा, यानी कि पूर्व पूरा पाषाण काल के अंदर जो भी चॉपर, जो यानी कि चॉपर औजार हुआ करते थे, जो उनकी बिल्कुल अच्छी तरीके से काट दिया करते थे, जिनके अच्छे ब्लेड हुआ करते थे, तो ये उनका युग माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर मध्य पुरापाषाण काल युग। इसके अंदर क्या बताया गया, इसमें मध्य पुरापाषाण युग के अंदर उद्योगों में मुख्य पत्थर, यानी कि जो मेन पत्थर हुआ करते थे, उनके सल्क आधारित अपेक्षाकृत छोटे और हल्के औजारों का उपयोग होता था। इसमें बड़ी बारीकी से गढ़े हुए थे और लेवालाई और चक्रीय कोर प्रविधियों में बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो है इन्होंने अलग तरीके से जो है औजारों की बात की गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इसको गढ़ा गया था। और संघ घाटी के निकट भंडारपुर और नेवास के निकट चिरकी में मध्य पुरापाषाण काल युग की शिल्प सामग्रियों की जानकारी भी मिली है। और भीमबेटका में ऐशूली परंपरा वाले उपकरणों का स्थान आगे चलकर मध्य पुरापाषाण युगीन संस्कृत ने ले लिया, और धीरे धीरे कुल मिलाकर पहाड़ी ढालू सतहों पर सरिताओं के तहत, यानी कि नदियों के तहत निकट बाहरी स्थलों में स्थायी बलुका टीला और ऊपरी परतों और शैलाश्रों का उपयोग जारी रहा। जैसा कि आज के पाकिस्तान में संगाओ गुफाओं के अंदर, राजस्थान में लूनी नदी के पास, और डिडवाना के अंदर चंबल, नर्मदा और सोन और कोट लायर नदी की घाटियों के पास में देखा जाता है। और बताया गया कि इस काल की तिथियां आज से लगभग 1,50,000 से लेकर 30,000 वर्ष पूर्व के बीच की है, और ये काल सामान्यतः शुष्कता का काल था। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर पुरापाषाण युग, तो देखो इसमें बताया गया कि प्राचीन नूतन युग के अंत में लगभग 30,000 वर्ष पूर्व उपकरण के स्वरूप और प्रौद्योगिकी में एक निश्चित बदलाव आया, जिसको या तो आखेट के तरीके में परिवर्तन या फिर संसाधनों के अधिक सामान्य उपयोग और पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अनुक्रिय सत्य से जोड़ा जा सकता है। आगे अगर हम देखेंगे इसके विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर उपकरण बनाए जाते थे, और अधिकांश लंबी किंतु क्षीण पत्तियों वाले भी हुआ करते थे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उत्तर पुरापाषाण युगीन शिल्प तथ्य की मौजूदगी की जानकारी जिन स्थानों से मिली है, उसमें प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। सबसे पहला थार, ठीक है, और उसके बाद में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की संघाओं गुफाओं, और उत्तरी पंजाब का कोटवार पठार जो कि पाकिस्तान में है, दक्षिण भारत, मध्य गुजरात और उत्तरी पश्चिमी काठियावाड़ के अंदर देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है पुरापाषाण कालीन संस्कृति। अब पुरापाषाण कालीन संस्कृति की बात करें तो देखो पुरापाषाण कालीन जीव जंतुओं के अवशेषों से प्रेरित होता है।
लोग शिकार करने और संग्रह करने के दौर में थे। उस युग के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए बैल का, ग्वल और नील गाय, चिंकारा, ग्लेज यानी कि छोटा जो हिरण होता था, काला हिरण, तो ऐसी ही सारी की सारी जो चीजें थी, मछली हो गई, कछुआ हो गया, और पेड़ पौधे, फल फूल, कंद, बीज पत्तियां, इन सब के आहार पर जो है निर्भर थे। ठीक है, इन सब चीजों का ये सेवन किया करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य पाषाण युग की, तो मध्य पाषाण युग में बोला गया कि उपमहाद्वीप में जो भी आपका जो युग रहा है होलसेल वाला, जिसमें लगभग 9000 वर्ष ईसा पूर्व की बात की गई है, मध्य पाषाण काल और अन्य पत्थर उद्योग पुरा पाषाण युग की विकासात्मक प्रक्रिया में आगे हुई निरंतरता को दर्शाता है। यानी कि आगे किस तरीके की सिचुएशन को आगे दिखाया गया है वो सब इसके अंदर पता चलेगा। जलवायु में परिवर्तन जो देखा गया कि जो उष्ण और बरसाती हो गए थे, फिर पेड़ पौधे और जीव जंतु में बदलाव आया, शिकार करने और उनका संग्रह करने वाले समुदाय तेजी में भारत भर में वो फैल गए। तो ये सब चीजें इसके अंदर हम जानेंगे मध्य पाषाण युग के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य पाषाण कालीन औजारों और स्थल की, तो यहाँ पर देखो लघु पाषाण तथा छोटे छोटे प्रस्तर खंडों के टुकड़ों से बने उपकरण जिनकी लंबाई 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर हुआ करती थी। ये पत्रियों और अति लघु पत्रियों पर बनते थे और उनमें दक्षिणी, अर्धचंद्रक, बालचंद्रक, त्रिकोण, नोकदार और समलम इत्यादि कई आकार के होते थे। अब ये जो हथियार बनाते थे इनकी अलग अलग जो है भाई इस तरीके का जो औजार हो गया आपका, ठीक है, त्रिकोण हो गया, तो ये अलग अलग तरीके से जो है इनकी वो आकृतियां हुआ करती थी और इनकी लंबाई जो है 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक पाई जाती थी। अब महापाषाण युग के ढेरों स्थल पाए गए हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य भारत की बात करें, तो यह हर जगह पर गुजरात की नर्मदा, माही और साबरमती की घाटियों में लघु पाषाण काल के स्थलों का भी भारी जमावड़ा पाया जाता है। जीविका शैली की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जीविका शैली से हमें पता चलता है कि प्राथमिक उत्खनित स्थल लांगनाज 3 सांस्कृतिक चरणों का उजागर करता है। प्रथम चरण के अंदर बताते हैं लघु पाषाण वाले उपकरणों का निर्माण, समाधान और पशु अस्थियां मिलती थी। बाद के चरण में लेखिया और बदई घोर के स्थलों पर मृणपाग दृष्टिगोचर होते हैं। मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, गवल, हाथी, हिरण, सियार, भेड़िया, ये सारे जीव जंतु जो है इनके अवशेष भी वहां पर पाए गए हैं। इस युग में पारिवारिक जीवन की ओर बढ़ते कदम की शुरुआत भी देखी जा सकती है जीविका शैली के उसमें। अब आहार की प्राप्ति आखेट से ही होती है, तो लेकिन इस युग के लोग कंद मूल, फल और शहद इत्यादि का भी संग्रहण करते थे, यानी कि इसको भी बनाकर इकट्ठा करके रखा करते थे। शैल चित्र की बात करें अगर, तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो भीमबेटका है, आदमगढ़ है, प्रतापगढ़ है और मिर्जापुर में कला और चित्रकारियों से हम मध्य पाषाण युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगा सकते हैं। मध्य पाषाण काल के शैलचित्र आखेट करते, पौधों को चुनते, जानवरों को फंसाते, साथ बैठकर खाते, नाचते बजाते, लोगों को दर्शाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर सभी चित्र दिखाए गए हैं कि किस तरीके की एक्टिविटीज वहां पर उस समय हुआ करती थी। इन चित्रकारियों के सबसे प्रमुख विषय हैं जानवर, और अन्य विषय में पशु के मस्तक के साथ में मानवीय आकृतियां दिखाई गई हैं इसके अंदर। मछली पकड़ने के जाल, छोटे मोटे पशु के शिकार को दर्शाने के लिए भूरे रंग का प्रयोग किया गया है, और दूसरे रंग ऐसी भौतिक संस्कृति की समृद्धि को उजागर करते हैं जिनका कोई निशान पुरातात्विक अभिलेखों में विद्वान नहीं रह गया है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर जो है ये यूनिट नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है। तो यूनिट नंबर 2 आपकी एंड हो गई है। यूनिट नंबर 2 आपकी यहीं तक थी। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट कर ली, 1 एंड 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।